नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के यहां ईडी के छापों के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने भाजपा की तुलना पाकिस्तान से कर डाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां विपक्ष के लोगों के यहां रेड पड़ती है ताकि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। उन्होंने पूछा कि क्यों उत्तर प्रदेश में योगी के रिश्तेदारों के यहां छापा नहीं पड़ा, क्यों उत्तराखंड और गोवा में वहां के मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों के यहां छापा नहीं पड़ा, क्यों ये विपक्षी दल वाले राज्यों में पड़ते हैं। मतलब जहां इलेक्शन है वहां सेंट्रल एजेंसियां पूरी लग जाती हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां 11 नहीं 13 प्लेयर खेलते हैं, 2 एम्पायर भी उनके लिए खेलते हैं। वैसे ही स्थिति यहां है। भाजपा चुनाव लड़ती है और सेंट्रल एजेंसियां उसके साथ लड़ती है। ये लोग भी अंपायर ही हैं। इसी के साथ हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक शुक्ला जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं आलोक पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा अभिषेक जी आपसे है। भूपेश बघेल ने आपकी पार्टी की तुलना सीधा सीधा पाकिस्तान से कर दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में हम सबके मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, पर इस प्रकार से जो पाकिस्तान से जो तुलना की है ये बहुत ही अमर्यादित बात है जी। क्योंकि ये न सिर्फ जो है भाजपा की तुलना पाकिस्तान से, ये भारतीयों का भी अपमान है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 18 करोड़ भारतीय सदस्य हैं। तो क्या ये भारतीय लोग जो है पाकिस्तानी है? मुझे कांग्रेस के नेता बताएं। कई जो है कांग्रेस के ही नेताओं ने जो है अपनी बेटियों की शादी जो है भाजपा नेताओं से की है। तो क्या जो है ये शादी पाकिस्तानियों के साथ की गई है? ये मुझे बताएं। तो इस प्रकार के जो है बयान नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान ने जो है देश में कई बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं, हमले करवाए हैं। ये मुझे बताएं कि भाजपा ने जो है कितने करवाए हैं इस प्रकार के। तो ऐसी बातें जो है हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राजनीति में हम सब जरूर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मर्यादा हमें बनाए रखनी चाहिए। लेकिन सर, सबसे ज्यादा तो आप ही लोग पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं ना कांग्रेस के ऊपर हमला करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। जब कांग्रेस के नेता ही जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने लगते हैं तब जरूर कुछ इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। जब कांग्रेस के नेता जो है कहते हैं कि हमारे दिवंगत रावत जी के लिए जो है कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा था कि ये गली के गुंडे हैं। जब इस प्रकार की टिप्पणियां होगी उनकी तरफ से तो कुछ तो जवाब में आ जाता है। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कभी भी मर्यादाओं के बाहर जो है नहीं जाते। जी, आलोक पांडे जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सीएम बघेल ने भाजपा की तुलना पाकिस्तान से कर दी है, इसके क्या मायने निकालेंगे आप? मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भाजपा की तुलना पाकिस्तान से क्यों की है आप भी जान रही हैं। क्योंकि जब भी पाकिस्तान में मैच होता था और भारत खेलने जाती थी तो 11 खिलाड़ियों के अलावा 2 खिलाड़ी भी उन्हीं के एम्पायर के रूप में उन्हीं के होते थे और उनकी सोच को उन्होंने पाकिस्तानी कहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उनको पाकिस्तानी कहा है। जिस प्रकार वे चुनाव में उतरे हैं और चुनाव में उतरने के बाद से कांग्रेसियों के घर पे लगातार ईडी के छापे पड़ते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं के घर में ईडी के छापे पड़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब इनके पार्टी से निकल कर चले जाते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट निकलते हैं। तो उनकी सोच को इन्होंने पाकिस्तानी कहा है। क्योंकि आपने जहां पर भी देखा होगा पूरे देश में भी, जहां पर ममता बनर्जी जी के यहाँ जब चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो उनके यहाँ भी लगातार किसी प्रकार से छापे मारे जा रहे थे। आज तक ये समझ में मुझे नहीं आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में रुपए पैसे नहीं है जो इतने समय से वे काम कर रहे हैं और इनके एक भी किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के यहाँ छापे ना पड़े। आलोक पांडे जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, क्या आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है? हाँ, मैं तो ये मानना चाहूंगा कि न्यायालय अपना काम तो कर रहा है, परंतु ईडी और सीबीआई इनके तोते हैं और ये उनके मार्फत लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाते हैं ताकि वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें। आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा जब इलेक्शन हो रहे थे तब ईवीएम को भी हैक करने की कोशिश की गई थी इन्होंने अपनी संस्थाओं के माध्यम से। तो इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सारी जगह हमने ईवीएम के सामने में अपने तंबू लगाकर बैठे हुए थे। उसके बावजूद इनके कुछ फोर्सेस के लोग वहां पर ईवीएम को हैक करने के लिए भी पहुंचे थे। उनको भी हमने रंगे हाथ पकड़ा।
अभिषेक शुक्ला जी, विपक्ष हमेशा ये बात कहता रहता है कि हमेशा रेड चुनावों के समय पर ही क्यों पड़ती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के समय जो है बहुत कुछ धन बल का उपयोग होता है, तो इसलिए रेड पड़ती है, स्वाभाविक सी बात है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, ये हमेशा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार से ये जो ईवीएम पर बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक करने की कोशिश की गई थी, तो क्या पंजाब में भी ईवीएम हैक हुई थी? छत्तीसगढ़ जहाँ पे आपकी सरकार बनी इतने अच्छे बहुमत से, क्या वहां भी जो है ईवीएम हैक हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलाया, आप सबको चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि आ जाइए बताइए कि कैसे ईवीएम हैक होती, तब तो आप जो है कोई आए नहीं। तो जहां जहां हारते हैं तो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं, तो ये तो गलत बात है। आप जीते भी तो है कई जगह, तो हमारे लोकतंत्र पे जो है आपको अविश्वास नहीं प्रकट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हो या अन्य एजेंसी हो, सभी जो है अपना निष्पक्ष काम कर रही हैं। जी, लेकिन धन वन का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष ही क्यों करता है? ऐसे ही मामले क्यों सामने आते हैं विपक्ष की ओर से? देखिए, ये जो आरोप लग रहे हैं ये भी पूरी तरह सही नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक नेता ओम प्रकाश जायसवाल के यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड हुई थी। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष के यहाँ होता है, ये गलत बात है। और अगर गलत बात हम तब कहते जब कुछ मिल ना रहा होता। अभी देखिए, यूपी में जो है पुष्प जैन जो है, उनके पास से जो है 150 करोड़ रुपए कैश मिला है। अगर नहीं मिला होता तो हम फिर भी कह सकते थे कि ये जो है सिर्फ राग द्वेष की भावना से हो रहा है। ऐसा तो यहाँ है नहीं बिल्कुल। और अभी इन्हीं के नेता जो है पंजाब के सीएम, उनके एक रिश्तेदार के यहाँ भी करोड़ों का कैश निकला है। तो जो है ये वही बात हो जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यही बात तो कहना चाह रहे हैं शुक्ला जी को हम भी, कि लगातार जो विपक्ष के ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में, क्या अमित शाह के लड़के के पास में पैसे की कमी है? क्या आपके राजनाथ सिंह जी के लड़कों के पास पैसे की कमी है? क्या आपके यहाँ अभी जो यूपी में जो गृह राज्य मंत्री के जो लड़के ने वहां पर जाकर हिंसा फैलाई थी, क्या उन लोगों के पास पैसे की कमी है? इन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? इसी के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया। देखिए, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ 2 नंबर के पैसे कमाए हैं, तो आप जो है जो भी जांच एजेंसियां हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सबके पास जाके जो है खबर दे सकते हैं। तो कानून जो है अपनी आलोक पांडे जी, लेकिन न्यायालय इस पर काम कर रहा है ना? जो आरोप आपने भाजपा पर लगाए हैं, इस पर न्यायालय पूरी तरह से काम कर रहा है। न्यायालय अपना काम कर रहा है, लेकिन न्यायालय के काम करने के बीच में ही जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर आप देखते जाइए, ये लोगों ने दबाव बनाकर जिस प्रकार से सपा के कुछ पदाधिकारी, कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों के घर में छापे पड़वाए हैं, और इस प्रकार से तानाशाही जो रवैया इन लोगों ने अपनाया है, इसका दुष्प्रभाव इनको देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर पीक की ओर बढ़ने लगी है। बुधवार को संक्रमण दर में मामूली गिरावट देखी गई। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ी है। इसी बीच नए मरीजों का अस्पताल पहुंचना बेहद कम है। ऐसे में प्रशासन मरीजों की बड़ी संख्या को संभालने के लिए शुरू किए गए अस्थायी कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर को बंद करने की तैयारियों में है। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को 54,600 सैंपल कलेक्ट किए हैं। इस दौरान 5,625 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुधवार को प्रदेश भर में 5,374 लोगों को कोरोना के इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। इनमें से सिर्फ 170 लोग अस्पताल में भर्ती थे। इन आंकड़ों से स्वास्थ्य विभाग ने राहत महसूस की है। अगली खबर गरियाबंद के नवादपुर से है। गरियाबंद के नवादपस कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले के पत्रकारों से बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में उनका ज्यादा फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ राज्य शासन की महती योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा घुरवा बाड़ी योजना, धन खरीदी जैसी जनहितैषी योजनाओं की प्राथमिकता से लागू किए जाने की बात कही है। वहीं नम्रता गांधी ने जिले में संचालित स्कूल, छात्रावास, आश्रमों के साथ जिले के सभी शासकीय अस्पतालों की व्यवस्था और बेहतर बनाने की बात कही है। इस मौके पर नवपदस्थ कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास की अपार संभावना मौजूद है। जनता के विकास के लिए जो भी बेहतर होगा वो
जरूर किया जाएगा। आपको बता दें कि पत्रकारों के सवाल पर नवपस्त कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा, अभी तो उन्होंने ज्वाइनिंग ही की है और जल्द ही जिले की वस्तुस्थिति को समझकर रूपरेखा तैयार करने की उन्होंने बात कही है। वहीं कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता की सुविधा के लिए जन दर्शन अब हर सोमवार को रखा गया है। उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनता के बीच से आने वाले आवेदन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हेल्थ एंड एजुकेशन हमेशा मेरी पर्सनल प्रायोरिटी रहती है, तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा शासन की जो प्राथमिकता वाली योजना है वो हमेशा फोकस करेंगे। जिले में विकास की कितनी संभावनाएं हैं? जिले में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं और हर साल हर कलेक्टर के साथ संभावनाएं रहेंगी। उम्मीद करते बेहतर काम करेंगे। अभी तक जितना विकास हुआ क्या और इससे बेहतर हो सकता है? ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर ही है हमेशा और बेहतर होने के लिए, तो हर जिले में, हर स्टेट में, हर देश में बेहतर विकास की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। आज कहाँ कहाँ दौरा किए मैडम, क्या रहा आज सुबह? आप सब जानते हैं गणतंत्र दिवस आ रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस की तैयारियों को देखने के लिए परेड ग्राउंड का निरीक्षण, उसके बाद कोविड हॉस्पिटल और जिला अस्पताल का निरीक्षण। यहाँ ऐसे कई मामले हैं मैडम जो वर्षों से जांच रुका पड़ा है, तो क्या आगे हम माने कि आपके आने के बाद उस जांच में आगे कार्रवाई होगी? संज्ञान में बिल्कुल लेंगे। मैडम, पत्रकारों ने क्या समस्या बताई और उसके समाधान के लिए आप क्या कदम उठाए? पत्रकारों ने काफ़ी समस्याएं नोट करवाई है और समाधान यथासंभव जरूर करेंगे। हेल्थ दंतेवाड़ा में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। एक 5 लाख का इनामी नक्सली एसी मेंबर मुखिया मुरकाम ढेर हुआ। आपको बता दें कि जिला चिप्पाल मारजुम इलाके में मुठभेड़ हुई थी। दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी टीम के साथ जबरदस्त फायरिंग की गई। एसटीएफ, डीआरवी और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसी इलाके में 5 लाख के इनामी महिला नक्सली भी मारी गई थी। फिर उसी इलाके में जवानों को अब सफलता मिली है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों और जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। दंतेवाड़ा जिले के कई गांव को सौर सिंचाई से लाभान्वित किया जा रहा है। उन लाभान्वित गांव में बालूद गांव में भी सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के तहत एक साथ कई परिवार किसान सोलर पंप से सिंचाई का लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन के प्रयास से किसानों को साल भर सिंचाई हेतु पानी, हरी सब्जी की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के तहत जिला प्रशासन के मंशा अनुसार जिले में आधुनिक कृषि में सौर सिंचाई का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ खेती की लागत कम होती है बल्कि इससे कृषक हर समय सिंचाई का लाभ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से चलाई जा रही सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के तहत नदी या नहर या अन्य सामुदायिक जल स्रोतों के पानी को सोलर पंप से लेकर कृषकों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बालूद में डंकनी नदी की धार बहती रहती है, जिसमें जल संधान विभाग द्वारा एनीकट बनाकर साल भर पानी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। दंतेवाड़ा जिले में पूना माड़ाकाल दंतेवाड़ा मिशन के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का विशेष कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सभी लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी के तहत कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में जो लोगों को पहले केवल एक फसल लेते थे उनको द्विफसली लेने के लिए उनको सक्षम बनाना है। उसके लिए सिंचाई सुविधा की बहुत आवश्यकता है। तो सिंचाई सुविधा के लिए सबसे प्राथमिकता जो दिया गया है वो है सरफेस वाटर लिफ्टिंग के लिए। तो सरफेस वाटर को कैसे लिफ्ट करके हम किसानों को क्षेत्र के जो है बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, उसी के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। और बालूद पंचायत अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित सरफेस वाटर लिफ्टिंग परियोजना बनाई गई है, जिससे किसान वहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। और पहली बार उन्होंने अब जो है रबी की फसल के लिए उन्होंने जो है बोनी किया है और वहाँ पे रबी की फसल लगाई है। साथ ही सब्जी, भाजी और बाकी चीज़ें भी लोग। प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन की मंशानुसार कृषकों को वर्ष भर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना है। क्रेडा द्वारा सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बालूद में
इस परियोजना को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत 65 किसान इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही 82 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस परियोजना के लागू होने के बाद किसानों द्वारा वर्ष भर पानी की सुविधा मिल सकेगी एवं सभी फसल का उत्पादन कर सकेंगे। साथ ही सब्जी का भी उत्पादन की एक महत्वाकांक्षी योजना है सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना ग्राम बालूद में। इसमें कुल 82 हेक्टेयर क्षेत्र इरिगेटेड होना प्रस्तावित है और अभी 65 किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो यह संयंत्र को हमने सन 2021 अगस्त माह में स्थापित किया और अब ये जो परियोजना है अब अपन के एक राजनांदगांव जिले में पिछले दिनों हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं अब मौसम खुलने के बाद फिर एक बार धान खरीदी शुरू हुई है, लेकिन अब भी जिले के कुछ धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नियमित रूप से नहीं होने के कारण धान रखने में समितियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में धान खरीदी केंद्र में जहां बारिश के पहले तक पिछले साल की अपेक्षा 78% किसानों के धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन नियमित रूप से धान उठाव नहीं होने के कारण समिति को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समिति प्रबंधन ईश्वर श्रीवास्तव ने बताया कि उठाव जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। धान खरीदी 78% हो चुकी है। 22,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है और फड़ में जाम की स्थिति बन गई है। जिला प्रशासन से समिति प्रबंधन ने ध्यान देने की बात कही है। जिस गति से होना चाहिए उठाव वाकई में अभी नहीं हो रहा है। धान खरीदी तो हमारे खैर 78% हो गया है। अभी आप देख रहे हैं पूरा फड़ में पूरा जाम लगा हुआ है। 22,000 कुंटल हम लोग अभी खरीदी कर लिए हैं और आज के तारीख में 16,000 कुंटल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो परिवहन तो खैर आज लगी थी गाड़ी, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है और इसमें परिवहन में तेज़ी लाए। जिला प्रशासन से हम लोग बीच में ज्ञापन भी दिए थे और बारिश के बाद परिवहन में हम तेज़ी लाएंगे करके हम लोग कहे भी थे, लेकिन उसके मुताबिक अभी परिवहन हो नहीं रहा है। परिवहन और तेज़ी लाई जाए। रहा सवाल किसानों की धान खरीदी जो प्रभावित अभी वर्षा के कारण जो हुआ था, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास करके ज़्यादा मात्रा में खरीदी करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, ताकि हमारा धान खरीदी हो जाए। और यहाँ बोरतलाव में तो 28 और 29 तारीख तक सभी किसानों को धान हम लोग खरीद लेंगे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। उठाव। अगली खबर राजनांदगांव से है। राजनांदगांव के लालबाग थाना पुलिस को अंतरराज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साइबर सेल से आरोपियों का रिकॉर्ड खंगालकर पुलिस ने 75 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव की लालबाग थाना पुलिस ने 75 चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी कार से पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे। साल भर पहले फरहद चौक के पास स्थित रेवाड़ी की कॉलोनी में सूने घर का ताला तोड़कर दिन दहाड़े 84,000 नकदी और करीब 5 लाख का सामान चोरी कर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस की ओर से प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने की संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे के लिए फिर से सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में खजुराहो सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में आने वाले 1 से 2 दिनों में बादल छा सकते हैं, जिससे कई जिलों में बारिश की संभावना भी है। 22 जनवरी के बाद ग्वालियर, चंबल के इलाकों के फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम जानकारों की माने तो 21 और 22 जनवरी को भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश और ओले गिर सकते हैं। 23 जनवरी को भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की ठंड देखी जाएगी।
भोपाल के कोतवाली इलाके में सरे बाजार 4 गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। गुंडों ने मेडिकल शॉप में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने मेडिकल संचालन को दुकान से घसीटकर पीटा। करीब 15 मिनट तक गुंडे मारपीट और तोड़फोड़ करते रहे। इस दौरान कुछ राहगीर घटना के वीडियो बनाते रहे, लेकिन मेडिकल संचालक को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से एक बदमाश को पहले जिला बदर भी किया जा चुका है। वह पीड़ित दुकानदार ने बताया कि बीती रात वो शॉप पर बैठा था। इसी दौरान एक गुंडा रंगदारी दिखाते हुए काउंटर से रुपए निकालने लगा। रंगदारी का विरोध करने पर एक और बदमाश घुस आया। वो उसे दुकान के बाहर ले आए। इसके बाद तो वहां 2 गुंडे और आ गए। उन्होंने दुकान में बोर्ड और गाड़ी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। 2 बदमाशों ने हाथ पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। इंदौर सीएमएचओ का डांस करते वीडियो सामने आने के बाद बवाल हो गया है। वीडियो में सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया हाथ में ग्लास लेकर बचपन का प्यार तेरा भूल नहीं जाना रे गाने की धुन पर ठुमकते दिख रहे हैं। ये वीडियो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सुजला ने बुधवार रात सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दावा करते हुए कहा कि वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को कोरोना की चिंता नहीं है, वे फार्म हाउस में शराब पार्टी कर रहे हैं। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि जो वीडियो वायरल किया गया है वो शनिवार की पार्टी का है। मेरे बच्चे बाहर से आए थे, उसी की पार्टी रखी थी। मैं शराब नहीं पीता, ये किसी ने जानबूझकर किया है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज। जय हिंद।